मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जनपद गौतम बुद्ध नगर में हुई अभी हाल ही में आकलन परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा, उसमें 50 प्रश्नों को पूछा गया है। उन सभी 50 प्रश्नों को हमने इस वीडियो में सटीक उत्तर देने की कोशिश की है। इसलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि 50 प्रश्न है तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा है। तो चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डेली ग्रो। शुरू करते हैं गौतम बुद्ध नगर में जो अभी एग्जाम्स हुई है मॉड्यूल्स पर आधारित, और उसमें पहला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ। तो जैसा कि हमें पता ही है, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर 2019 में, यानी कि 4 सितंबर 2019 को इसका शुभारंभ किया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका दूसरा विकल्प सही होगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, अधिगम स्तर में अंतर क्या है। तो जो अधिगम स्तर होता है उसमें अंतर की बात की गई है। मान के चलिए कोई बच्चा कक्षा 1 का है, या चलो ऊपर क्लास का ले लेते, कोई बच्चा कक्षा 3 क्लास का है और उस बच्चे को वास्तव में ज्ञान कक्षा 1 का है, तो उसके जो अधिगम के बीच में जो अंतर है इसी को कहते हैं लर्निंग गैप या अधिगम स्तर में अंतर। तो इसका जो उत्तर सही है वो दूसरा सही है, EO माइनस AO। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न। कक्षा शिक्षण से सीधे तौर पर जुड़े आउटकम हैं, उप आउटकम, नेस्टेड आउटकम, फोकल। तो ये 3 प्रकार के आउटकम यहाँ पर दिखाए गए। कौन सा कक्षा शिक्षण से सीधा जुड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है उप आउटकम, यानी कि पहला विकल्प इसका सही है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, लर्निंग आउटकम के स्तर हैं। तो जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनके कितने स्तर हैं। तो लर्निंग आउटकम के 3 स्तर हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन प्रेरणा की टैगलाइन क्या है। तो मिशन प्रेरणा की जो टैगलाइन है वो है, हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। अब चलते हैं अगले 6वें प्रश्न की ओर। तो छठा प्रश्न है, वाला, यानी वाला या वाला में एल से क्या तात्पर्य है। तो वाला का मतलब है बिल्डिंग एज ए लर्निंग एट, ये पूरा। तो एल का मतलब है लर्निंग से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो दूसरा उत्तर सही होगा। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, और 7वां प्रश्न है, शिक्षण योजना एवं शिक्षक डायरी का उल्लेख किस हस्त पुस्तिका में है। तो शिक्षण योजना और शिक्षक डायरी से संबंधित अगर बात की जाए तो ये शिक्षण संग्रह में है। तो इसलिए इसका तीसरा उत्तर सही है। मिशन प्रेरणा के लोगों में कितने रंग हैं। तो मिशन प्रेरणा के लोगों में कितने रंग हैं, 3 रंग हैं। तो इसका दूसरा विकल्प सही। अब चलते हैं अगले 9वें प्रश्न की ओर। कुल कितने प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए 10 प्रेरणा लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है, जिसमें 5 भाषा से संबंधित हैं और 5 गणित से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से कुल जो लर्निंग प्रेरणा लक्ष्य हैं वो 10 हैं। इसका चौथा विकल्प सही होगा। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में प्रभावी शिक्षण तकनीकियाँ कितनी हैं। तो जब आप ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पढ़ेंगे तो उसमें प्रभावित शिक्षण तकनीकियाँ आपको मिल जाएंगी। तो वो कितनी है, 18 है। तो पहला वाला इसका विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 है, भाषा सीखने का क्रम क्या है। तो भाषा सीखने का क्रम है सुबोपली, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तीसरा विकल्प इसका सही। तो अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल किन कक्षाओं के लिए बनाया गया है। तो ध्यानाकर्षण जो मॉड्यूल है वो आपकी कक्षा 4 से लेके, मुख्य रूप से कक्षा 4 से लेके 8 तक के लिए बनाया गया है। इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के कौन से रूप हैं। तो भाषा के रूप की बात की जाए, लिखित, मौखिक और सांकेतिक, ये तीनों भाषा के रूप हैं। तो इसलिए इसका जो उत्तर होगा सही वो होगा आपका उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभाग द्वारा दी जाने वाली रीडिंग बुक कौन सी है। तो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो 3 बुक्स दिए गए हैं वो कौन सी बुक्स आपकी रीडिंग बुक है, ये बात की गई है। वैसे सभी रीडिंग बुक हैं, लेकिन आधारशिला, शिक्षण संग्रह और ध्यानाकर्षण, ये 3 मॉड्यूल शिक्षकों के लिए, जबकि सहज 1, 2, 3 ये। तो इसका जो सही उत्तर होगा, तो उसका सही उत्तर होगा चौथा वाला, यानी कि सहज। नेक्स्ट प्रश्न की, और इसमें दिया गया है, ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है। तो ध्यानाकर्षण के लिए जो निर्धारित है प्रत्येक पीरियड के लिए 40 मिनट का है, और ध्यानाकर्षण का जो पीरियड लगना है वो सुबह डेली पहला पीरियड लगेगा। चलते हैं अगले 16वीं प्रश्न है, आधारशिला मॉड्यूल जो आपका है वो किन किन कक्षाओं के लिए निर्धारित है। तो आधारशिला मॉड्यूल कक्षा
1 से लेकर के 3 तक के लिए और ध्यानाकर्षण मॉड्यूल कक्षा 4 से लेकर 8 तक के लिए निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर और इसमें दिया गया है कि कक्षा 1 प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित सूची में कितने अंक सही पहचानने का लक्ष्य निर्धारित है। तो कक्षा 1 की जो है 5 शब्द हिंदी में और 5 संख्याएं गणित में, तो इसका पहला उत्तर सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 18 नंबर पर। कक्षा में बच्चों की बैठक व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? अर्धचंद्राकार, छोटे समूह में, गतिविधि की सुविधानुसार, उपर्युक्त सभी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे उपर्युक्त सभी होना चाहिए, इसका चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट एक और प्रश्न 18 नंबर, प्रेरणा लक्ष्य के अंतर्गत कक्षा 3 के गणित विषय में निर्धारित संक्रिया के कितने प्रश्न सही हल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कक्षा 3 हो या कक्षा 1 हो, 1 से लेकर 5 तक के जो प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसमें सभी में 75% सही प्रश्नों को हल करता हो। 75% का मतलब है यदि आपने बच्चे को 4 प्रश्न दिए तो उनमें से 3 प्रश्न सही होने चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और नेक्स्ट प्रश्न है प्रेरणा लक्ष्य किन किन कक्षाओं के लिए निर्धारित हैं। तो प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए निर्धारित हैं, इसका चौथा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है। तो अभी तक जो निर्धारित लक्ष्य है वो मार्च 2022 तक के लिए निर्धारित है। यदि कोरोना के कारण, महामारी के कारण, इस संक्रामक बीमारी के कारण कुछ बढ़ा दिया जाए समय तो वो आगे की बात है। अभी तक 22 मार्च तक ही मार्च 2022 तक ही निर्धारित रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, आधारशिला मॉड्यूल के अंतर्गत क्या आता है। तो आधारशिला मॉड्यूल के अंतर्गत भाषा और गणित 2 विषय आते हैं, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा, भाषा और गणित विषय। नेक्स्ट एक और प्रश्न 23 नंबर, ELPS में P का क्या तात्पर्य है। तो हम चारों के पहले तात्पर्य समझ लेते हैं। E का मतलब है एक्सपीरियंस, L का मतलब लैंग्वेज, P का मतलब पिक्चर और S का मतलब सिंबल। तो यहाँ पर P का हमें चाहिए, तो P का जो सही उत्तर होगा वो पिक्चर, यानी कि दूसरा वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, प्रेरणा लक्ष्य के अंतर्गत कक्षा 5 के लिए गणित विषय में कौन सी संक्रिया से संबंधित 75% प्रश्नों को हल करने का लक्ष्य निर्धारित है। तो कक्षा 5 की बात है, तो कक्षा 5 के लिए भाग है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो चौथा। कक्षा 4 यदि होता तो यहाँ पर गुणा होता, और कक्षा 2 और 3 की अगर बात होती तो अलग अलग उन्होंने। कक्षा 2 के लिए 1 अंक की जोड़ना घटाना, और जबकि कक्षा 3 के लिए 2 अंक यानी कि हासिल वाले। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में प्रभावी शिक्षण तकनीक में शामिल है। तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में जो प्रभावी तकनीक शिक्षण है उसमें क्या शामिल है। तो उसमें जो शामिल किया गया है वो मुख्य रूप से नवाचार को शामिल किया गया है, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही। एक और प्रश्न आ जाता है 26 नंबर, और यहाँ पर लिखा हुआ है ERAC यानी एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। यहाँ पर आर का अर्थ चाहिए, तो आर का यहाँ पर अर्थ है रिफ्लेक्शन, इसका पहला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, शिक्षकों के लिए विकसित हस्त पुस्तिका है। तो शिक्षकों के लिए आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षा संग्रह तीनों पुस्तिकाएं विकसित की गई हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित प्रभावी शिक्षण तकनीक नहीं है। नहीं है की बात की गई, तो यहाँ पर जो मूर्त से अमूर्त की ओर, ये प्रभावी शिक्षण तकनीक के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पर एक और प्रश्न आ जाता है, सीखने की प्रक्रिया के चरण का सही क्रम क्या है। तो सीखने की प्रक्रिया का जो सही क्रम है, जो चरण है, वो है ERAC यानी एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। तीसरा विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट एक और प्रश्न आ जाता है, भारत की भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, यह किसने कहा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने इसे कहा था। एक और प्रश्न आ जाता है, NAS का फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, तो इसमें जो सही उत्तर है वो दूसरा वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, लर्निंग आउटकम आधारित है। तो लर्निंग आउटकम किस पर आधारित है। लर्निंग आउटकम जो है आपका वो परिणाम आधारित है, तो इसलिए इसका चौथा विकल्प सही। लर्निंग गैप्स का पता लगाने का सही समय क्या होता है। तो लर्निंग गैप का पता लगाने के लिए जो सही समय है वो आपका होता है सत्र के आरंभ में। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिन का होगा।
तो अभी तक जो ध्यानाकर्षण वर्ग के लिए निर्धारित दिवस हैं वो 50 कार्य दिवस हैं। तो इसका पहला नेक्स्ट एक और प्रश्न आ जाता है, बच्चे कैलेंडर को पढ़ सकते हैं, साल के दिन, महीने, साल, तारीख को पहचान सकते हैं, यानी कि समय और कैलेंडर की बात कर सकते हैं। तो वो किस कक्षा के लिए निर्धारित लर्निंग आउटकम निर्धारित दक्षता है? तो ये कक्षा 3 के लिए है। तो यहाँ से तीसरा विकल्प सही होता है। और प्रश्न आ जाता है, और यहाँ पर पेस ऑफ लर्निंग का अर्थ है, तो पेस ऑफ लर्निंग का अर्थ है सीखने की गति, यानी कि पहला विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चा खुद के बारे में व साधारण स्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात करते हैं, किस कक्षा की दक्षता है? तो घर की भाषा में बात करते हैं, ये कक्षा 1 के बच्चों की दक्षता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विषय कहानी पर 7 से 8 और उससे ज़्यादा वाक्यों वाला पाठ लेख लिख सकती हैं, यह प्रेरणा सूची के किस कक्षा में वर्णित है? तो 7-8 वाक्य यदि लिखता है बच्चा तो ये कक्षा 5 के लिए निर्धारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, और यहाँ पर दिया FLO का तात्पर्य है, FLO का मतलब है फोकल लर्निंग आउटकम। तो यहाँ से जो सही विकल्प है वो आपका तीसरा है, फोकल लर्निंग आउटकम। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन एक विषय पर कितना कार्य करना होगा? तो ध्यानाकर्षण शिविर में जो निर्धारित है, एक विषय पर 1 घंटे कार्य करना होगा। नेक्स्ट एक और प्रश्न आ जाता है, प्रेरणा सूची के अंतर्गत बच्चे विभिन्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं तथा लेखन के दौरान विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कर पाते हैं, किस कक्षा की दक्षता है? तो ये कक्षा 3 के बच्चों के लिए दक्षता है, इसका चौथा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर, बच्चे घड़ी देखकर समय बता सकते हैं, ये दक्षता प्रेरणा सूची में किस कक्षा की दक्षता है? तो जब घड़ी और कैलेंडर बता सकते हैं, ये कक्षा 3 के बच्चों की दक्षता है, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर, शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षण प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो शिक्षण अधिगम सामग्री की बात अगर करें तो रोचक बनाता है, प्रभावी बनाता है, साथ ही सीखने में भी अवसर देता है, इसलिए इसका सही जो उत्तर बनेगा वो आपका चौथा विकल्प, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट एक और प्रश्न है, बच्चे कोणों के प्रकार न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बृहद कोण की जानकारी रखते हैं, ये किस कक्षा की दक्षता में शामिल है? तो ये कक्षा 5 की दक्षता में शामिल है, इसलिए इसका पहला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट एक और प्रश्न आ जाता है, ERAC का तात्पर्य क्या है? तो पहले ही इंग्लिश में बता चुके, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। यदि हम हिंदी में कहें तो अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष, इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही है। एक और प्रश्न आ जाता है 46 नंबर, प्रेरणा सूची के अंतर्गत किस कक्षा की दक्षता में 4 से 6 वाक्यों के संदेश वाले पत्र लिख सकते हैं? तो ये कक्षा 4 के बच्चों के लिए दक्षता है, तो इसका चौथा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुअक्षरी शब्दों की ध्वनियों को जोड़ तोड़ सकता है और किस कक्षा की दक्षता है? तो ये कक्षा 2 के बच्चों के लिए दक्षता है, यानी कि चौथा विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट एक और प्रश्न आ जाता है 48 नंबर, विभिन्न आकारों का प्रयोग करते हुए नई आकृतियों की रचना करना किस कक्षा की दक्षता है? तो ये कक्षा 1 के बच्चे की दक्षता है। नेक्स्ट चलते हैं 49, तो यहाँ पर नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, भाषा में अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हैं व गणित में जोड़ व घटाव एक अंकी के 75% प्रश्नों को हल कर लेते हैं, तो ये कक्षा 2 के बच्चे की दक्षता है। 20 शब्द कक्षा 2, 30 शब्द कक्षा 3। चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, और अंतिम प्रश्न में दिया गया है, भाग के 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं, किस कक्षा की प्रेरणा लक्ष्य है? तो भाग के प्रश्न की बात है तो कक्षा 5 के लिए है, और यदि गुणा की बात होती तो कक्षा 4 के लिए होती। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही ये वीडियो अपने शिक्षक साथियों में शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके।